स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 12th बिजनेस स्टडी का 5th यूनिट का चैप्टर सेकंड 5.2। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स। तो स्टूडेंट देखो, इसमें दिया हुआ है संगठन का स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है फर्म में, उसका वही रोल होता है जो मनुष्य के शरीर में हड्डियों का रोल होता है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में अगर हड्डियां किसी बीमारी के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी चलने फिरने लायक नहीं होता, उठने बैठने लायक नहीं होता। सेम उसी तरह से बिजनेस के अंदर अगर ये स्ट्रक्चर जो है गलत हो जाता है तो गलत होने पर क्या होगा, व्यवसाय की जो कार्य करने की क्षमता है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। और कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है कि व्यवसाय का विनाश हो जाता है, यानी कि व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसको सही ढंग से डिजाइन करना। एक छोटी सी गलती डिजाइन में बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टूडेंट आज हम करेंगे इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग, डेफिनेशन और इसका डिज़ाइन। और दो टाइप के होते हैं ये, एक तो फंक्शनल होता है और एक डिविजनल। इसमें आज हम करेंगे फंक्शनल, और फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे डिविजनल, और इन दोनों के अंदर डिफरेंस। तो ये छोटा सा चैप्टर है स्टूडेंट, और मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो एक या दो बार देख लोगे तो आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसको देखने से समझ आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे। तो आज फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे और सेकंड के अंदर हम ये वाला पार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग क्या है। देखो, मीनिंग का एक लाइन से हमें पता चल जाता है स्ट्रक्चर का। टूल किट के अंदर दिया हुआ है, अगर एक नंबर में आता है तो हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। इट रेफर टू दैट फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें ऑल मैनेजरियल और ऑल नॉन मैनेजरियल जो टास्क होते हैं या एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म की जाती है। अब आता है कि क्या सभी फर्मों के लिए यानी कि सभी संस्थाओं के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा ही होता है? तो आपको क्या लगता है सबके लिए एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक जो बिजनेस होते हैं या फर्म होती है उसकी काम करने की जो नेचर होता है और उसका साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। और आप सबको पता है कि नेचर और जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही संस्था का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? नेचर और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। वैसे तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कई तरह का होता है। एक संस्था के अंदर ये भी होता है कि कई बार कि संगठन का ढांचा आपने कोई एक निर्धारित कर लिया, फिक्स कर लिया, पर जो हमारे बदलती हुई परिस्थितियां हैं, सिचुएशन, उनके अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हम फाइनल तौर पे ये कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पर कि संगठन संरचना का कोई एक स्टैंडर्डाइज डिजाइन नहीं है जिसको हम सभी संस्थाओं में समान रूप से लागू कर सके। तो कोई स्टैंडर्डाइज डिजाइन ना होने के कारण क्या होगा, हर एक बिजनेस जो फर्म होती है उसके साइज और उसकी जो काम का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हर एक फर्म का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो अब हम इसके अंदर, ये था हमारा मीनिंग, अब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं डेफिनेशन। हरले ने दी है डेफिनेशन। देखो, ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है। संगठन ढांचा, हम इसके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। एक संस्था में विभिन्न पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों के स्वरूप होते हैं। क्या होता है संगठन ढांचा? संगठन के बीच में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशन होता है, रिलेशन मतलब आपस में संबंध की कौन किसका अधिकारी है और कौन किसका अधीनस्थ है, कौन किसको रिपोर्ट देगा और कौन किससे रिपोर्ट लेगा, ये रिलेशन होते हैं। और इसी रिलेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर ढांचा हमारा बन जाता है। एक क्वेश्चन आता है, ये कई बार आ जाता है एक नंबर में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि विस्तार किसका? मैनेजमेंट का। इसका मतलब है कि स्पैन का मतलब होता है कि अधीनस्थों की संख्या से लिया जाता है।
जिस पर एक प्रबंधक प्रभावपूर्ण ढंग से कंट्रोल कर सके। और संख्या इन्होंने कितनी बताई है? 5 है। ये कह रहा है कि मान लेते हैं एक कोई फोरमैन है, उसके नीचे 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो 3 को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर फर्म स्पेन करना चाहती है मैनेजमेंट का, तो उस फोरमैन के नीचे 5 या 6 एम्प्लॉय कर देंगे, तो इससे क्या होगा? स्पेन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। यानी कि एक जो फोरमैन होता है 5 या 6 अगर उसके नीचे सबॉर्डिनेट होते हैं तो वो उनको इजीली ढंग से हैंडल कर सकता है। और स्पेन में यही बताया गया है कि एक कर्मचारी के नीचे उतने ही एम्प्लॉय होने चाहिए जितने वो इजीली हैंडल कर सके, उसी को ही स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसके बाद हम करते हैं, ये हमारी थी डेफिनेशन। अब आता है डिज़ाइन स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि प्रारूप वर्ड ही लिखा है क्वेश्चन के अंदर, आप इंग्लिश वाले वर्ड याद कर लेना, इसमें आपको इजी समझ में आ जाएगा। डिज़ाइन संगठन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्या है, फॉर्म्स क्या है या टाइप्स क्या है, इस नाम से आ जाता है। अब देखो संस्था में क्या होता है, काम करने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ काम सौंपे जाते हैं और कार्य को पूरा करवाने के लिए आवश्यक उनको अधिकार भी दिए जाते हैं, क्योंकि काम अगर देंगे तो उसको पूरा करने के लिए अधिकार तो देने ही पड़ेंगे। और इस तरह व्यक्तियों को ये अधिकार और दायित्व किस प्रकार से दिए जाए, ये प्रत्येक संस्था की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या कार्य करती है उस कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं की कार्य प्रकृति में अंतर होता है, और कार्य की प्रकृति अलग अलग होने के कारण, उसका नेचर अलग अलग होने के कारण जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बांटने का तरीका भी अलग अलग ही होगा। इसी कारण व्यवसाय जो अलग अलग फर्म्स होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अलग अलग होता है। मेनली क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो 4 टाइप का होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल, लाइन और लाइन एंड स्टाफ। देखो हमारे जो सिलेबस है इसके अंदर ये पहले 2 है, ये 3rd और 4th हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसके अंदर आपको बता दूं फंक्शनल कार्यात्मक, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न 2 पार्ट बनाना, तो इनके नाम से ही पता चल जाता है, इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आज हम करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है पूरी संस्था को उसके द्वारा जो काम किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती है उसके आधार पर बांटा जाता है। संगठन ढांचे की ये सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है, यानी कि ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये जो डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाला डिज़ाइन है, और मैक्सिमम फर्म्स के अंदर ये यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक जैसी सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में बांट देते हैं, ठीक है, और उनके क्या बना देते हैं, विभाग बना देते हैं। जैसे एक निर्माणी संस्था की सभी क्रियाओं को उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग और सेवी वर्गीय विभाग में बांट देते हैं। और फिर क्या करते हैं, अगर इनके नीचे कुछ और ज़रूरत है तो प्रत्येक विभाग के पुनः विभाग भी स्थापित कर दिए जाते हैं, यानी कि सब डिपार्टमेंट भी बना दिए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं विपणन विभाग जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसके अंदर आप एक सब डिपार्टमेंट आप एडवर्टाइजमेंट का या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी बना सकते हो या सेल का भी बना सकते हो। मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है इसको आगे 3 पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा, ये जो हमने सब डिपार्टमेंट बनाए, इनके अधिकारी जो होते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से इनके इसमें देखा है कि विभाग अध्यक्ष यानी कि जो सब डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं वो मेन जो डिपार्टमेंट होता है उसके अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे। वैसे जो ये है ना, ये हमने थोड़ा सा तो हमने पढ़ लिया, फंक्शनल के बारे में आया था एक चैप्टर के अंदर टेलर वाले में। तो कार्यात्मक संगठन टेलर के द्वारा प्रतिपादित क्रियात्मक फॉर्मेन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप नाम की एक टेक्निक्स आई थी आपके चैप्टर के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उसका ये सुधरा हुआ रूप कह सकते हो। और ये जो है
हमारा स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये टोटली स्पेशलाइजेशन पर बेस है। तो चलो हम इसका करते हैं डायग्राम, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे टॉप में कौन होता है, शेयर होल्डर। अब आता है शेयर होल्डर कौन होता है। शेयर होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं, उनको शेयर होल्डर कहते हैं। अब देखो शेयर होल्डर तो दुनिया के कोने कोने में बिखरे हुए होते हैं, तो अब वो कंपनी में तो चलाने नहीं जाते, तो क्या होता है इनकी एक मीटिंग होती है और उसमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चयन कर लेती है, यानी कि संचालक मंडल, एक संचालक मंडल का चुनाव कर लेते हैं। ये जो संचालक मंडल है वो एक सीईओ को अपॉइंट कर देते हैं, और ये सीईओ क्या करता है, अपना जो कार्य है फर्म का उस कार्य के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना देता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करते हैं, सीईओ के अंडर काम करते हैं। अब देखो मान लेते हैं कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है बहुत बड़ा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो इसको आगे फिर सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम, ये हो गया आपका मेन डिपार्टमेंट और ये हो गया सब डिपार्टमेंट। तो अब मान लेते हैं कि जैसे सेल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा काम के लिए, मार्केटिंग मैनेजर के प्रति उत्तरदायी होगा काम के लिए, दूसरों के इनके प्रति नहीं होगा, क्योंकि वो उसका इस सेल डिपार्टमेंट जो सब डिपार्टमेंट है इसके मैनेजर का बॉस कौन होगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो होगा, तो उसके प्रति ये काम के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा जो फंक्शनल कार्य के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके बाद हम करते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो है टोटली स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, जो मेन काम होता है, मुख्य क्रिया होती है, उसको आगे क्रियाओं में बांट दिया जाता है। अब विभागों को बांट देते हैं, डिपार्टमेंट को, जो मेन काम होता है। प्रत्येक विभाग का कार्य एक विशेष प्रबंधक की देखरेख में होता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बना दिए, उनके एक एक हेड नियुक्त कर देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, एक वो जो प्रबंधक होता है वो विशेषज्ञ होता है अपने डिपार्टमेंट का, तो उसकी नज़र में अगर सारा काम होगा तो काम क्या होगा, कम समय में होगा एक, और दूसरा अधिक और ज़्यादा अच्छा काम भी किया जाएगा, और इससे विशिष्टीकरण के लाभ मिलेंगे। इसके बाद आता है सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन, एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी जॉब के एक्सपर्ट होते हैं, उनको जो जो जिम्मेवारी दी जाती है, जो जो काम दिए जाते हैं, वो अपने अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं। तो इससे क्या होगा, विभागीय स्तर पर आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, इजीली हो जाएगा। सारे अपने अपने काम में एक्सपर्ट अपना अपना काम टाइम पे कर रही हैं, तो फर्म के सारे काम है वो टाइम पे हो जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बन जाता है। मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, क्योंकि एक ही काम को बार बार किया जाता है। अब व्यक्ति को एक काम सौंप दिया जाता है तो वो व्यक्ति बार बार उस काम को करेगा, क्या होगा, इससे कुशलता में वृद्धि होगी, और इससे क्या होगा, कुशलता में वृद्धि होने का अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा, उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, इसमें क्या होता है कि काम को छोटी छोटी इकाइयों में एक्सपर्ट को सौंप दिया जाता है, तो वो अपना अपना काम करते हैं और दूसरे एक्सपर्ट की देख रेख में ही काम करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी की दोहराई नहीं होती, यानी कि डबलिंग नहीं होती, दो बार एक्टिविटी नहीं होती। जैसे वित्त का कार्य केवल वित्त विभाग द्वारा ही किया जाएगा, या दो या इससे ज़्यादा विभाग नहीं बनाए जाएंगे। जितना भी पूरी फर्म के अंदर वित्त से रिलेटेड कोई काम है वो सारा वित्त विभाग ही करेगा। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, ये प्रशिक्षण में सहायक है, ट्रेनिंग देने में सहायक है। क्यों, इसके अंदर कर्मचारियों के सीमित कौशल पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो वो जिस काम पर लग रहा है उसी से रिलेटेड उसको आगे बढ़ाने पर ही फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल,
वित्त विभाग के कर्मचारी को केवल वित्तीय मुद्दों से संबंधित ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको प्रोडक्शन विक्रय इसका नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो जिस डिपार्टमेंट में लग रहा है, जो काम कर रहा है, उसी कौशल को ही, उसी स्किल को ही आगे इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आता है 6 नंबर पे इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। ये सुनिश्चित करता है कि सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाए, क्योंकि कोशिश तो यही होती है कि सभी काम को समान महत्व दे। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब देखो, जिसके कुछ एडवांटेज होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी अवश्य होते हैं। आपने देखे होंगे, जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे तो होंगे ही होंगे, सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग जहाँ लाभ होंगे वहाँ हानियाँ, यानी कि जहाँ लाभ होंगे वहाँ दोष भी होंगे। तो सबसे पहला दे रखा है डिसएडवांटेज के अंदर इसका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये आपके डिसएडवांटेज ध्यान से देना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों क्रिएट होते हैं। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। हर एक विभाग का अध्यक्ष अलग अलग अपने विभाग का मालिक होता है और वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। वे हमेशा अपने विभाग के उद्देश्य को ही महत्व देते हैं, दूसरे के बारे में तो सोचते ही नहीं, अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में सोचती हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों की इससे क्या होती है, हानि होती है। उदाहरण लेते हैं, उत्पादन विभाग अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए उच्च क्वालिटी का माल तैयार करता है। वो इस बात को अनदेखा कर देता है कि मार्केट में रुझान कौन सी क्वालिटी के माल का है, मीडियम क्वालिटी के माल का है, पर वो अपना देखता है कि मैं कितना अच्छा क्वालिटी का माल बना सकता हूँ। उसका फोकस केवल उस पे ही होता है, न केवल मार्केट पे होता। तो इस तरह से क्या होता है, इग्नोरेंस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की। सेकंड आता है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी से काम करते हैं, अपनी मनमर्जी से, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के राजा होते हैं तो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। इसमें क्या होता है कि विभाग के अंदर जो है, एक डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट का दूसरी डिपार्टमेंट के साथ कई बार कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, हितों में टकराव। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष जो होता है वो फर्म में अपनी प्रभुसत्ता जमाना चाहता है और अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की मांग करता है सीईओ से। तो इससे क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कि फर्म का पूरा विकास करना या कर्मचारी का पूरा विकास करना, उसमें बाधा आती है। ये पत्ती कर्मचारियों के पूर्ण विकास में बाधक है। क्यों? इसके अंदर प्रत्येक कर्मचारी पूरे काम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही करते हैं और वो एक उस छोटे से हिस्से के ही एक्सपर्ट बनते हैं, इसलिए उनका विकास उस कार्य तक ही सीमित होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो कुछ इसके ये 4 जो थे डिसएडवांटेज थे। अब आता है कि सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ कहाँ सुटेबल होता है, कौन कौन सी फर्म के अंदर ये सुटेबल होता है। सबसे पहला, जहाँ व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, जहाँ पर फर्म बहुत बड़े आकार की है वहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सही सूट करेगा। जहाँ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो, जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीयकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बनाकर बेचा जाता हो, वहाँ भी इसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने इसका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किया। अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया है और अगर आप इसको वीडियो को ही देखकर याद कर सकते हो, इस तरह आपको लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे फीडबैक मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, समझ आया है, नहीं आया है, इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताते रहें, ताकि मैं आगे और आपको कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ। जय हिंद, जय भारत।